एएमएम को सीट चाहिए ना, तो एएमएम वालों को कहो कि वो मुझे टिकट दें, मैं एक तरफा जीत दिलाऊंगा। लेकिन वो लोग मुझे टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के कुछ इल्ज़ाम जो है वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा फैल भी रहा है और मुसलमान लोग, बहुत सारे मुस्लिम लोग उसको सही भी मान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन सारे सवालों का जवाब जो एएमएम के ऊपर लगा रहे हैं वारिस ये एजाज़ खान, उनके ऊपर जो है मैं इस वीडियो के अंदर बातें करने वाला हूँ। साथ के साथ मैं ये बताऊँगा कि वारिस पठान साहब इस बार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 2019 की तरह एक बार फिर से एजाज़ खान वर्सेस वारिस पठान होने वाला है, या फिर वारिस पठान जो है बैकला से निकल कर जो है भिवंडी की तरफ रुख कर रहे हैं और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इन सारे सवालों का जवाब और इन सारी चीज़ों का अपडेट जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एजाज़ खान की। एजाज़ खान ये वही इंसान है, ये वही एक्टर है जो फ़िल्मी दुनिया से आए, उसके बाद उन्होंने जो है असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी से मुखातब किया और उनसे सवाल किया कि भाई आप जो है हमें टिकट दीजिए। और पिछले बार टिकट देने की बातें भी हो रही थी, तो उस वक्त यही साहब, यही इंसान एएमएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब के कसीदे गाया करते थे। यही इंसान उनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। जब उनको टिकट नहीं दिया तो यही इंसान तब से लेकर आज तक उनके ऊपर हमला ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने 4-5 सवाल पूछे। इन्होंने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दोनों भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, इनके घर पर कभी ईडी नहीं लगा है। इन्होंने ये भी कहा कि भाई इनके ख़िलाफ़ ये जो भाषण देते हैं, तो ये जो भाषण देने के बाद उल्टी सीधी बोलते हैं और इनके भाषण पर कभी केस नहीं हुआ। इन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है तो वहाँ पर ये अपना कैंडिडेट क्यों दे देते हैं, इन्होंने ये भी कहा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सही माने में सीट निकालना चाहते हैं तो ये मुझे टिकट देते और मैं एक तरफा जीत दिलाऊंगा इनको। तो इस तरीके के सवाल इन्होंने पूछा है और बहुत सारे मुसलमान लोग जो है इनकी बातों को सही ना ठहराए, इसीलिए मैं इन सवालों का जवाब प्रूफ के साथ देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वो जो ये कहते हैं कि इनके घर पर ईडी नहीं लगता, ये क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका सही जवाब यही है भाई कि ईडी उनके घर पर लगा करते हैं जो मंत्री हुआ करते हैं, या ईडी उनके घर पर लगा करते हैं जो सीएम वगैरह हुआ करते हैं, या किसी मंत्रालय में हुआ करते हैं, या किसी मंत्रालय के मेंबर हुआ करते हैं। ये दोनों भाई आज तक कोई भी जो है, यानी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए तो ये दोनों भाई जो है कभी मंत्री नहीं बने हैं। ये दोनों भाई किसी मंत्रालय का मेंबर नहीं रहा है। ये दोनों भाई किसी भी सरकार के लिए डायरेक्ट वे में काम नहीं किया, यानी किसी ऐसा कोई सरकार नहीं है जिसका सरकार बना हो और उसके अंदर ये काम किए हों। तो जब ऐसे इन्होंने काम ही नहीं किया है तो ये गलत तरीके से कैसे ये पैसा बना सकते हैं, या गलत काला धन कैसे ये छुपा सकते हैं? इनके पास काला धन हो ही नहीं सकता है। ये आप देख सकते हैं कि जिन के घर में अगर ईडी लगा हो, या तो वो मंत्री रहा होता है, या फिर वो किसी सरकार से डायरेक्ट उनका लिंक हुआ करता है, या फिर वो सीएम वगैरह हुआ करता है। तो ये दोनों भाई ऐसा कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, तो इनके घर पर ईडी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा है कि इनके भाषण पर केस नहीं होता, तो ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1 दर्जन से भी ज़्यादा इनके ऊपर केस चल रहा है। 1 दर्जन से भी ज़्यादा इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे दूसरे राज्यों में हो, चाहे दूसरे जगहों पर हो, हर जगह पर जो है इनके भाषण के ऊपर केस हुआ पड़ा है। मेरठ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, और भी कई जगह पर, न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर, यहाँ तक कि ये तो जेल भी गए हुए हैं। बहुत सारे दिन, 40-40 दिन जो है ये जेल में रहकर आए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं या इस तरीके की बातें करते हैं वो सरासर बेबुनियाद है। ना सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जेल में रहकर आए हैं। कांग्रेस की सरकार ने ही इनको जेल भेजा था 2013-14 के टाइम। अकबरुद्दीन ओवैसी कई बार जेल गए हुए हैं, वहाँ पर उनकी पिटाई हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने फेस करके ये बाहर निकले हैं। ये तो इनकी हिम्मत को जो है दाद देना होगा, वरना बहुत सारे लोगों का पॉलिटिकल कैरियर तो वहीं पर ख़त्म हो जाता जिनके ऊपर इतने सारे अगर मजालिम जुल्म किए हुए होते। तो खैर ये चीज़ें भी रद्द हो गई। इसके अलावा जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है वहाँ से अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा होते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछली बार जहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अबू आसिम आज़मी के खिलाफ इन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, या फिर इनके ही सपा के एक और थे तो वो भी उनके खिलाफ रईस कसम करके वो भी जो है उनके खिलाफ भी इन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, बल्कि उनको सपोर्ट किया, उनको समर्थन दिया है। यही नहीं, इन्होंने कहा कि हम भाई के असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी
काम कर रही है। इन्होंने कहा कि हम केरल के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है अच्छा काम कर रही है, मुसलमानों के लिए काम कर रही है, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जो आगे बढ़ रही है। तो ये और ऐसे कई जगहों पर जहाँ पर इनको लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकते हैं तो ये अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं। ये कई बार प्रूफ भी दिया हुआ हूँ और कई बार इन्होंने दिखाया भी है। तो ये भी सरासर बेबुनियाद चला गया। इसके बाद कहते हैं कि एजाज खान कि हमको टिकट नहीं देते। हाँ, ये बात सही है कि ये यूँ कहते हैं कि हमको टिकट नहीं देते इसीलिए एमआईएम बुरा है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब 2019 की अगर बात की जाए तो इनको टिकट नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायकला से जो है खुद को अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार घोषित कर दिया। और हुआ क्या, जब रिज़ल्ट आए, परिणाम आए तो ये साहब जो है सिर्फ 2174 वोट लेकर आए हैं इस विधानसभा से। बायकला की अगर मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आदमी सिर्फ 2100 वोट लेकर आता है और वो ये दावा कर रहा है कि हमको टिकट दो, हम एक तरफा जीत दिलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सारी की सारी बातें जो है बेबुनियाद है और इनकी बातों पर यकीन करने वाले लोग भी जो है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, क्योंकि ये सारे जो बातें कही है इन्होंने ये सरासर गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं अब वारिस पठान साहब की। अब ये देखना है कि इस बार एजाज खान एक बार फिर से वारिस पठान साहब के सामने खड़ा होंगे या उनको हराने में कोशिश करेंगे या फिर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दूसरी बात ये है वारिस पठान साहब की। वारिस पठान साहब की अगर बात की जाए तो 2014 के अंदर इनकी जीत हुई थी महाराष्ट्र से, इसी बायकला सीट से, और 25,314 वोट लाकर जीते थे और इतने कम वोटों से भी ये जीत हासिल कर लिए थे और बीजेपी को इन्होंने हराया था। इसके बाद 2019 के अंदर चुनाव होता है और 2019 के चुनाव में वारिस पठान साहब जो है 31,157 वोट लेकर आते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर रह जाते हैं और यहाँ से ये हार जाते हैं। रीज़न बहुत सारा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वोटों का बिखराव हुआ था, एजाज खान आ गए थे या फिर और भी कुछ चीज़ें हो गई थी जिनके बाद जो है वारिस पठान साहब की हार हुई थी। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो वारिस पठान साहब भिवंडी से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। भिवंडी ईस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है सपा के, जिनका नाम रईस कसम है। पिछली बार एएमएम ने इनके सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और सिर्फ 45,537 वोट लाकर ही जो है ये सपा के ये उम्मीदवार जो है वो जीत गए थे। और एहसानमंद होना चाहिए इन लोगों को, सपा को या अबू आसिम आज़मी साहब जैसे लोगों को, कि भाई एमआईएम का एहसान होना चाहिए कि इन्होंने आपके सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, इसी वजह से आप सिर्फ 45,000 वोट लाकर जीत गए थे। अगर एमआईएम यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा करते तो आप पिछले बार भी नहीं जीत पाते। तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए आप लोग, खास करके अबू आसिम आज़मी जैसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो भिवंडी ईस्ट की अगर बात की जाए तो सपा के यहाँ पर जीते हुए उम्मीदवार है और भिवंडी वेस्ट की अगर बात की जाए तो बीजेपी के यहाँ पर कैंडिडेट जीते हुए उम्मीदवार है। तो अब ये देखना है कि भिवंडी ईस्ट से ही चुनाव लड़ते हैं वारिस पठान साहब या भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़ते हैं, ये तो तय करेगा जब ऑफिशियली घोषणा होगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा। लेकिन इतना तय है जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं भिवंडी से, जिस तरीके से वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, दो गुटों में बटा हुआ है, उन दोनों गुटों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि इस बार भिवंडी से ही वारिस पठान साहब जो है चुनाव लड़ने का संकेत उनको मिल चुका है, इसीलिए वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब एएमएम पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा करती है और उसके बाद जब अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा एएमएम को खेमे में देखने को मिला है। चाहे मेरठ की अगर बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, होता क्या है कि उनके कार्यकर्ता इस चीज़ पर मेहनत करते हैं कि भाई हमारे यहाँ से, हमारे विधानसभा से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। जीत और हार वो बाद की बात है, लेकिन जब उस विधानसभा से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है या किसी और को सपोर्ट करने का समर्थन देने का घोषणा करती है तो उस वक्त उनके जो कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो है कई बार देखा गया कि दो गुटों में बंटने की कोशिश होती है और फिर वो टूट का नौबत आ जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि एमआईएम पार्टी को जहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं आप वहाँ अपना उम्मीदवार उतारिए। और चाहे जीत और हार वो बाद की बात है, जैसे आप केजरीवाल को देख लें, आप पार्टी को देख लें या किसी और की देख लें या सपा की देख लें, ये लोग कश्मीर में जाकर चुनाव लड़ते हैं जहाँ पर इनको इतने कम वोट मिलते हैं कि 20 उम्मीदवार खड़ा किया था कश्मीर के अंदर सपा ने, तो इनके 16 उम्मीदवारों को 500 वोट भी नहीं मिले। तो ये लोग वहाँ पर जाकर अपना उम्मीदवार उतारते हैं जहाँ पर इनका कोई जनाधार नहीं है, जहाँ पर इनको कोई मतलब नहीं है, कोई वोट नहीं देते हैं। लेकिन आपके पास तो जनाधार है, आपके कार्यकर्ता आपके लिए जान देते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि आप हर उस जगह पर अपना उम्मीदवार उतारें जहाँ पर आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हो।
भाड़ में जाए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद, लव यू।